वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ स्टडी अब्रॉड कंप्लीट प्रोसेस। पिछले पार्ट में हमने ये बात किया था कि कोर्स कैसे चूज कर सकते हैं, कंट्री कैसे चूज करना होता है, यूनिवर्सिटी कैसे चूज करते हैं, फिर हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कंट्री के कौन से एग्जाम्स है जो आपको देने पड़ते हैं। आज के इस पार्ट 2 में हम ये बात करेंगे कि एसओपी कैसे दिखता है, उसको कैसे बनाते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक्चुअल में होता क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, और हर एक यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फीस होते हैं उसका उसका मतलब क्या है। और इन सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर पार्ट 2। सबसे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है जो हर एक यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है? ये बेसिकली एक लेटर होता है जिसके ज़रिए से आप अपना मोटिवेशन बताते हो उस पर्टिकुलर कोर्स या वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो आपका जो भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ेगी, उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से आपके बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगी कि आप असल में क्या चाहते हो उस यूनिवर्सिटी से, उस कोर्स से। आप एक्चुअल में कितने स्किल्ड पर्सन हो, कितना नॉलेज आपने उसमें गेन किया है। तो ये सब जानने की कोशिश करती है कोई भी यूनिवर्सिटी जब भी आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाता है। तो मेक श्योर करना कि आप जब भी इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बनाओ तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करो। आपके आपके इंटर्नशिप हो गए, आपके स्किल्स हो गए, आपका कंपटीशंस हो गए, जो भी आपने अचीव किया है उस पर्टिकुलर के रिलेटेड। ऐसा नहीं इन जनरल आप डाल रहे हो, जो भी आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगी उसको उसमें उस यूनिवर्सिटीज़ में सीट लेने के लिए, तो आप उसको ऐड करें अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें आप बेसिकली डालते हो कि आप कहाँ से आए हो, आपने क्या एजुकेशन कंप्लीट किया है, फिर आप डालते हो कि आप इस यूनिवर्सिटीज़ में कौन सा कोर्स आप करने वाले हो और उस कोर्स के करने का कारण क्या है। फिर आप लिखते हो कि अगर एक बार वो कोर्स हो जाता है तो उसके रिलेटेड आपके गोल क्या है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आप क्या चाहते हो एट द एंड। तो आप वो डालने की इसमें कोशिश करोगे। इसको मेक श्योर करना कि आप फेक ना करो तो ही अच्छा है। जितना आप इसको सच रख सको, जितना इसको इमोशन जनरेटेड रख सको, ट्राई करना कि, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो भी बैठा है उस यूनिवर्सिटीज़ में वो उससे बात कर आपसे बात करने का ज़रिए एक ही है, वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो मेक श्योर करना कि आप उस बंदे के अंदर एक इमोशन जनरेट कर पाओ, एक इमोशन जगा पाओ कि जो भी पढ़ रहा है उसको लगे कि आपको एक्चुअल में कुछ करना है। तो मैं आपको अभी अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताता हूँ। इसमें बेसिकली मैंने ये लिखा हो कि मैं कौन से प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ मेरे इस यूनिवर्सिटीज़ में। फिर मैंने ये बात किया हो कि मैंने बैकग्राउंड में क्या क्या किया हो, मैंने डिप्लोमा किया हो, मैंने वो ऐड किया हो। फिर मैंने बैचलर डिग्री किया हो, मैंने वो ऐड किया हो। फिर मैंने ये ऐड किया कि मेरे को क्यों उस पर्टिकुलर कोर्स में मास्टर करना है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मैं मास्टर्स करने का सोचा हो। तो मैंने सेकेंड ईयर में ये चीज़ की जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा बूस्ट मिला। फिर मेरे आगे फर्दर एकेडमिक जर्नी में मैंने और ये सारे काम किया। मेरे ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट जगा उस कोर्स में। फिर मैंने इतने सारे कोर्स किए हैं उस स्पेसिफिक के रिलेटेड। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने वो भी मेंशन किया हो। फिर मैंने ये लिखा कि मेरे को वही यूनिवर्सिटी वही कोर्स क्यों करना है, मेरा गोल क्या है उसके रिलेटेड। मैं फिर आगे अपना उस अगर एक बार मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं क्या करूँगा उस मास्टर के बाद, मैंने वो ऐड किया। तो मैं कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा हूँ कि एक इमोशन
डालूं अपने डॉक्यूमेंट में, ताकि जो भी यूनिवर्सिटी है वो एक इमोशन के साथ पढ़े, ऐसा उसको ऐसा ना लगे कि कोई चैट जीपीटी या कोई रोबोट पेपर को लिख के सबमिट किया। ऐसा एक ही चीज़ है जो आपको कोई भी चैट जीपीटी या अपने से या दूसरों से अलग कर सकती है, वो है आपकी इमोशंस। तो ट्राई करना कि आप जितना इसमें प्योर इमोशन डाल पाओ उतना आपके लिए अच्छा होएगा। अब बात करते हैं सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, वो है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अभी आपने अपने बारे में अच्छा ही तो बता दी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू, जो भी यूनिवर्सिटी को जो भी आपको बताना था अपने बारे में, जितनी भी अच्छाई, जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी स्किल आपने किए, वो तो बता दिए। लेकिन यूनिवर्सिटी उसको मानना है या नहीं, एक्चुअल में आपने वो चीज़ किए हो या नहीं, वो डिसाइड करती है आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से। तो बेसिकली आपका एक कह सकते हैं कि एक अच्छा चीटा है जो कि आपके सुपीरियर्स आपके लिए बनाते हैं। उनके दिमाग में आपके लिए क्या है, आज आप अच्छे हो उनके लिए, बुरे हो, एकेडमिक वाइज कैसे हो आप उनके लिए, फिर पर्सनल कैसे हो आप उनके लिए। तब वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में। कई बार जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं वो आपसे खुद मांगती कि ये क्रिएट करने के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर आप उनको देते हो, वो चेक करती है, चेंजेस करती है जो भी उनको करना होता है, और फिर वो आगे रिवर्ट करती है। और कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपसे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मांगती है और यूनिवर्सिटी उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है और आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनका मतलब उनसे आप डायरेक्टली लेती है। तो उस टाइम पे आपको पता नहीं कि उसने आपके बारे में क्या सोचा है क्या नहीं। इसके लिए थोड़ा बना के रखने का अपने प्रोफेसर के साथ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये चीज़ होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ट्राई करना कि अपने सुपीरियर से ले पाओ। सुपीरियर मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि अपने दोस्त को उठाए पकड़ के बोले लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाने के लिए, अपने प्रोफेसर के पास जाओ। हो सकता है ट्राई करो कि एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोलो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाने के लिए, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक पर्टिकुलर हाई लेवल पोजीशन पे। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है आपके रिलेटेड, तो उनके दिमाग में ऐसा आएगा कि हाँ कोई अथॉराइज्ड पर्सन ने लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये बातें सच भी होगी। तो आप अगर जॉब में हो तो ट्राई करो एचआर से लो या उससे भी कोई सुपीरियर हो उससे लो। कोई कंपटीशन में हो, टीम लीडर, प्रोजेक्ट लीडर हो गया, उनसे आप ले सकते हैं। तो मैं आपको अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखाता हूँ। ये बेसिकली बनाया था मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने। मैंने उनका पर्टिकुलर कोई कोर्स में पार्टिसिपेट किया था, लैब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने वो मेंशन किए कि मैं कितना मैं अच्छा हूँ लेबोरेटरी असाइनमेंट में, उनके सब्जेक्ट में। फिर मेरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान है, मैंने ये चीज़ किया हूँ अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज़, मैंने वो लिखा। और फिर एट द एंड उनने ये मेंशन की कि मैं इस बंदे को, जो भी राहुल रिया जो भी बंदा है, उसको मैं रेकमेंड करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के लिए, आपके इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए। तो मेक श्योर करना कि ये लाइन हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और उनके फिर साइन, स्टैम्प एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, ताकि जब भी उनको कांटेक्ट करना हो आपके एचओडी, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या जिससे भी आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाए उनसे, तो वो इजीली कर सकें। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एक आपका कर्म का किताब है, जो जो भी आपने काम, जो भी अपने कर्म किए हो एकेडमिक में, वो पूरे का पूरा एंट्री यहाँ पे होता है आपके ट्रांसक्रिप्ट में। नॉर्मली हम लोग को हर एक एग्ज़ाम के, हर एक सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम शीट मिलता है, मार्कशीट जिसको हम बोलते हैं। बट ट्रांसक्रिप्ट ऐसी चीज़ है जो कि आपको जाके अप्लाई करनी पड़ती है। और इस ट्रांसक्रिप्ट के आपने जो भी हर एक सेमेस्टर में जितने भी मार्क्स लिए हो, जितना भी आपका सीजीपीए है, आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था पढ़ने का, कितने ड्यूरेशन के कोर्स थे, कितने क्रेडिट के कोर्स थे, वो सारी चीज़ इस ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होती है। इसको जाके अप्लाई करना होता है हर एक यूनिवर्सिटीज़ में।
मैं भी आपको अपना ट्रांसक्रिप्ट दिखाता हूँ। मेरा ट्रांसक्रिप्ट कुछ इस तरीके से, जिसमें मेरे CGPA मेरा मेंशन है, मेरे कौन से ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट होएगा, कितना ड्यूरेशन का था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थे, मेरे हर एक लेक्चर कितने ड्यूरेशन के थे, फिर बाद में ये कन्वर्जन टेबल है मेरे ग्रेड्स परसेंटेज के लिए, और फिर इसके बाद हर एक सेमेस्टर के मार्कशीट्स है ये, उनके क्रेडिट्स, उनके ग्रेड, उनके आवर्स कितना दिया हो मैंने, सारी चीज़ मेंशन है। तो कई बार होता है आपको 6-7 पेज मिले आपके ट्रांसक्रिप्ट में, या कई बार होता है कि आपको 1-2 पेज मिले। तो हर एक यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप पढ़ रहे हो उनके सारे के अलग होते हैं, बट मेक श्योर करना कि आपको सारी डिटेल मिल पाए एकेडमिक के रिलेटेड इस ट्रांसक्रिप्ट में। और ये ट्रांसक्रिप्ट आप हर एक यूनिवर्सिटी इसको सॉफ्ट कॉपी करते हो, या कई बार होता है कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ आपसे हार्ड कॉपी कुरियर के थ्रू आपसे मांगे। तो मेक श्योर करना आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, हर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए हर एक यूनिवर्सिटीज़ को एप्लीकेशन फ़ी देना होता है, और ये दोनों तरफ से अच्छा है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, स्टूडेंट के लिए। आपके लिए क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा मोर पावरफुल, मोर फोकस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप भर के उसी कंट्री में जितना भी मिला आपने डाल दिया। पर्टिकुलर हो गया, कोई भी अगर यूनिवर्सिटी आपसे एप्लीकेशन फ़ीस मांगती है, मीन्स वो सीरियस है। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपके टूवर्ड्स वो सीरियस है। सेम चीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होता है कि आपसे अगर एप्लीकेशन फ़ीस मांग रही है तो ये देख रहे हैं कि आप सीरियस हो उस कोर्स के रिलेटेड, तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हायर हो जाते हैं, और फिर आपके जो कंपटीशन है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वो भी कम हो जाता है एप्लीकेशन फ़ीस के थ्रू। तो मेक श्योर करना कि आप जो भी यूनिवर्सिटीज़, पहले आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर लो अच्छे से। आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से 6 यूनिवर्सिटी हो सकती है, 7 यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है, 8 हो सकती है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी आपने शॉर्टलिस्ट किए उन हर एक में एप्लीकेशन फ़ीस होएगी कुछ ना कुछ। आप उनको पहले से मैनेज करके रखो, ताकि आप जब भी उनका एप्लीकेशन कॉल ओपन हो तो आपको भागम दौड़ी ना करना पड़े, और आप आसानी से उस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर करना कि वो आपसे हार्ड कॉपी मांग रही है ट्रांसक्रिप्ट की या सॉफ्ट कॉपी। अगर हार्ड कॉपी मांग रही है तो उतनी कॉपी आपको जनरेट करनी पड़ेगी अपने यूनिवर्सिटी से, और अगर सॉफ्ट कॉपी मांग रही है तो आप एक कॉपी से भी काम चला सकते हैं, बट एक मत लेना, क्योंकि अगर एक घूम जाए तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। तो मेक श्योर करना 2 या 3 कॉपी बनाने के लिए, और अगर हार्ड कॉपी है तो उतनी कॉपी आप बना के रखो अपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो ये था एप्लीकेशन फ़ीस। कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री भी रखती है अपने एप्लीकेशन फ़ीस को, तो अगर फ्री रखी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो भी बेहतर है आपके लिए, आप अप्लाई करो उस यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसा मत सोचना एप्लीकेशन फ़ीस है जाने देते हैं, फ्री वाली यूनिवर्सिटी में सिर्फ अप्लाई करेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है इस कोर्स के रिलेटेड, चाहे एप्लीकेशन फ़ीस हो या नहीं, आप उसमें अप्लाई करो। अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारे जन ये बात करते हैं कि यूरोप में पढ़ना कितना फ्री है, मैं भी अगर बोलूँ तो, मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे को असलियत पता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना कम है, स्टडी एकदम फ्री है, आप फ्री में अपना मास्टर कर सकते हैं, फ्री में अपना बैचलर कर सकते हैं यूरोप में या कहीं भी। तो सारी बात, लाइक पूरी बात उनकी सच नहीं होती, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कुछ ना कुछ खर्च करके जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने के लिए, गवर्नमेंट के साइन स्टैम्प्स के लिए, वीज़ा फ़ी होता है वो तो फ्री नहीं कर सकता आपको। आपके फ़्लाइट का जो चार्जेस है, जो फेयर प्राइस है, उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। हो सकता है आप लोन करके आ रहे हो तो उनके डॉक्यूमेंटेशन के चार्ज, उनके प्रोसेसिंग फ़ीस के चार्ज,
अपने यूनिवर्सिटीज़ में सारे जितने भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उनको बनाने के चार्ज। तो ये सारे चार्ज एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप इनको फ्री में कर सकते हो, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको उसके लिए पैसा देना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर करना कि आप जब भी इस चीज़ में जाओ, इस चीज़ में घुसो, तो हर एक जितना जितना आपको चार्ज लगेगा, जितना जितना आपको फीस देनी पड़ेगी कोई पर्टिकुलर जगह पे, हर एक जगह पे, उसको आप लेके चलो, उसको आप ऑलरेडी अपने माइंड में कंसिडर करके चलो, क्योंकि एट द एंड या इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस आपको प्रॉब्लम ना हो अपने फाइनेंशियल को लेके, उसके वजह से आपका अपना ड्रीम जो सपना है पूरा करने में कोई डिफ़िकल्टीज ना आए। तो पहले ही ये सब चीज़ को काउंट करके चलो कि अप्रोक्सीमेशन लेके चलो कि इतना इतना खर्चा आने वाला है। आप ये चीज़ बाकियों से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हो, जो जाने वाले हो उनसे, कि कितना नॉर्मली खर्चा आता है, फिर उसको आप अपने दिमाग में लेके चलें, क्योंकि खर्च आपके जो पैसा है, जो मनी है, वो लगने वाला है। तो आप ऑलरेडी माइंड में उसके लिए प्रिपेयर रहो, वो ज़्यादा बेटर है। अभी आपको अपना एक्सपेंस शीट बताता हूँ। ये मैंने एट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी के टाइम पे बनाया था। मैंने नोट डाउन करना चालू किया था जितने भी, हर एक छोटे से छोटे लेके बड़े तलक एक्सपेंस जो भी थे मैंने वो डाला था। मैंने लैंग्वेज कोर्स लिया था इटालियन का, उसका मैंने डाला। फिर मेरे को आइल्स की प्रिपेयर करना था, आइल्स के फीस होते हैं, उसका बुक होता है, उसके लिए मैंने पैसे डाला था। मेरे को ट्रांसक्रिप्ट बनाना था, उसके लिए मैंने पैसे डाला था। आइल्स के मेरे को लगभग मेरे टाइम पे कुछ 16,400 लगे थे। ये 2024 दिसंबर की बात है। उस टाइम पे इतना था फीस, अभी शायद बढ़ गया होगा, तो आप देख लेना, उसको भी चेक कर लेना एक बार। फिर मेरे को मेरा डिग्री ट्रांसक्रिप्ट बनाने के लिए मेरे को 1400 कुछ लगे। मैंने और कोर्स लिया था ऑनलाइन, उसको उसको बनाने के लिए मेरे 1000 लगे। फिर मेरे एप्लीकेशन फ़ीस थे यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए मेरे को पैसे लगे। मेरे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से मैंने एजुकेशन लोन लिया था, तो उसके लिए मेरे को मेरे प्रोसेसिंग फ़ीस देने थे, उनके स्टैम्प ड्यूटी थे, उनके नोटरी थे, उनके उनके लिए मेरे को पैसा देना पड़ा। फिर मेरे अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट के स्टैम्प थे, मेरे ज़ेरॉक्स प्रिंट आउट के लगभग 900 हो गए थे उस टाइम पे। फिर मेरे वीज़ा के फ़ीस थे, फ़्लाइट बुकिंग के मैंने कुछ 30,000 दिया था, होटल के फ़ीस कुछ दिया था 1 महीने का, 1 मंथ के लिए मैंने बुक किया था 50,000। तो ये सारे चार्जेस हैं जो अभी तलक मेरे स्टार्ट से लेके वीज़ा मिलने तक इतने सब एक्सपेंस मेरे को बेयर करने पड़े थे मेरे मास्टर्स करने के लिए। तो ऐसा आप भी एक मेंटेन कीजिए जो कि काफ़ी बेटर रहेगा आपके सारे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर पार्ट 2। अभी हम मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसके अंदर मैंने बात किया हो कि वीज़ा आपका कैसे होता है, फिर वीज़ा लगने के बाद जब भी आप उस कंट्री में जा रहे हो, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो कंट्री में जाने से पहले, उसके रिलेटेड मैंने बात किया। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।